नमस्कार, लोकतंत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। कल यानी कि 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। खास बात यह है कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी बजट है। जी हां, बजट सत्र की शुरुआत से पहले लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित किया। राष्ट्रपति ने कहा कि बीता साल भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा रहा। उन्होंने सांसदों को महिला आरक्षण कानून बनाने के लिए बधाई भी दी। उन्होंने एशियन गेम्स के इतिहास में सबसे अधिक मेडल, चंद्रयान 3 की सफलता, राम मंदिर निर्माण का सपना पूरा होने का जिक्र भी किया। वहीं पीएम मोदी ने संसद के बाहर दिए गए अपनी टिप्पणियों में विपक्ष पर निशाना साधा। विपक्ष पहले ही सरकार के खिलाफ अपनी आपत्तियां जाहिर कर चुका है। देखिए एक रिपोर्ट। मौजूदा लोकसभा के आखिरी बजट सत्र का आगाज हो रहा है। संसद का बजट सत्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के साथ शुरू हुआ। तृणमूल कांग्रेस नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि वित्त मंत्री को अंतरिम बजट में विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के तहत पश्चिम बंगाल के बकाये को भी शामिल करना चाहिए। उन्होंने कहा यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक मुख्यमंत्री को राज्य को केंद्रीय बकाये के समय पर आवंटन की मांग के लिए धरने पर बैठना पड़ा। बजट सेशन हेल्दी मीन्स we are keen to place our demands and our observations in such short period. 150 MP suspension issues are also raised. But the attitude of the government is not to reply any question. They only hear, they only listen. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में हुई सर्वदलीय बैठक के दौरान विपक्षी नेताओं ने कई मुद्दे उठाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के सुरेश ने कहा कि पार्टी सत्र के दौरान बेरोजगारी, महंगाई, कृषि संकट और जातीय हिंसा प्रभावित मणिपुर की स्थिति का मुद्दा उठाएगी। रोजगार का एक शब्द भी नहीं है इसमें। रोजगार कितने बढ़ाएंगे, कितने दिलाएंगे, सरकारी नौकरियों में कब भर्ती होगी, जो वैकेंसीज अब ऑलरेडी है उसका कब रिक्रूटमेंट होगा, इसका कोई उसमें जिक्र नहीं है। तो मैं ये कहूंगा कि एक अपने गरीबों के लिए फंसाने का, दिशा भूल करने का एक डॉक्यूमेंट है। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने पूजा स्थल अधिनियम को मजबूत करने के लिए कदम उठाने की मांग की। यह अधिनियम धार्मिक स्थलों के 15 अगस्त 1947 की यथास्थिति के अनुरूप उनके धार्मिक स्वरूप को बनाए रखने और उनके रूपांतरण को प्रतिबंधित करता है। हमने तो बेसिकली भूटान का मुद्दा उठाया कि हमारा नेबरहुड पॉलिसी फेल कर रहा है और भूटान और चाइना के बॉर्डर टॉक्स में चाइना ने भूटान को कहा है कि आप इंडियन आर्मी को वहां से वापस इंडिया भेजिए। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि उन्होंने असम में राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हिंसक हमले और उस पर राज्य सरकार द्वारा लगाई गई पाबंदियों का मुद्दा उठाया। जिस तरह देश को बर्बाद किया जा रहा है वो मुद्दा मैंने उठाया है। फेडरल स्ट्रक्चर जिस तरह तोड़ा जा रहा है, राहुल गांधी की यात्रा पर हिंसक हमले आसाम सरकार करा रही, उस मुद्दे को उठाया है। किसान को 10 साल तो बीत गए, लगभग बीत गए, आज तक तो अभी कुछ किया नहीं इन्होंने। बजट सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं। प्रधानमंत्री ने हुड़दंग और आत्मनिरीक्षण की बात कहके गेंद विपक्ष के पाले में डाल दिया है। ऐसे में देखना होगा कि अब संसद में विपक्ष का रवैया कैसा होता है। क्या निलंबन रद्द के बाद माननीयों के व्यवहार में शालीनता आती है? क्या सरकार बहस और विपक्ष के सवालों का जवाब देगी? क्या बजट सत्र सार्थक होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। कल यानी कि 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। खास बात यह है कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी बजट होगा। ऐसे में इस बजट में क्या कुछ खास रहेगा, किस तरीके से मिडिल वर्ग को और तमाम जो जनता है उसको इस बजट से राहत मिलेगी, आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप सभी का मैं उनसे परिचय करा दूं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अश्विनी शाही जी मौजूद हैं। अश्विनी शाही जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वहीं हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता शिशिर कौंडिल्य जी मौजूद है। शिशिर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वहीं हमारे साथ कुछ ही
देर में टीएमसी प्रवक्ता सुमित मेहरोत्रा और अर्थशास्त्री अमन अग्रवाल भी जुड़ेंगे। उन दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, सबसे पहले अश्विनी शाही जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी क्योंकि मौजूदा सरकार बीजेपी की है, ऐसे में कल बजट पेश होने वाला है, तो क्या कुछ खास रहेगा इस बजट में? और देखिए, इसी सवाल के साथ मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगी अश्विनी शाही जी कि टीएमसी नेता सुदीप बंदोपाध्याय का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल के बकाये को भी शामिल करना चाहिए, तो उसको लेकर भी आपकी क्या राय है, साझा करें। अश्विनी शाही जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? सर, आपकी तरफ से म्यूट है, ऑडियो अनम्यूट करें। जी अब आवाज आ रही जी सर, आप मेरा सवाल सुन पाए? मैं सुन पाया आपका सवाल। मैं जवाब देना चाहता हूं कि मैं आज कह रहा हूं कि एक प्रथा सी हो गई है विरोधी दलों की कि किसी भी चीजों को बढ़ा चढ़ा कर जो है पेश करना। जब भारत सरकार अपना बजट पेश करती है तो भारत सरकार के बजट में पूरे केंद्रीय सरकार की चीजें और राज्य सरकार को जो भारत सरकार के द्वारा दी जाने वाली चीजें हैं, जिसमें अनुदान से लेकर और बहुत सी चीजें हैं शामिल, जो कर्जे भी मांगते हैं ये लोग हमेशा जो है। देखिए, केंद्र सरकार के पास इनकी फाइलें पड़ी रहती हैं, विकास का काम हो चाहे जो भी हो, वो सभी चीजों का एक बजट में व्यवस्था की जाती है जी। तो ये कहने की बात है, ये तो बचकानी बात हो गई कि हमने उसकी बात की मांग की, और ये सतत प्रक्रिया है। और वहां पर धरने पर बैठने का तो एक चलन है। धरने पर तो वहां पर सीबीआई के खिलाफ किस किस तरीके से वहां डीजीपी बैठ गए थे जी, और ममता जी हमेशा धरने पर बैठती हैं, तो वो नहीं है। हाँ, अपने यहाँ कानून व्यवस्था सही करने के लिए अगर अपने यहाँ धरने पर बैठे ममता जी तो बड़ा अच्छा लगेगा, देश को अच्छा लगेगा। हमारी कानून व्यवस्था खराब हो गई है। वहां पर जिस तरीके से मानवाधिकार के जजों को मारकर भगाया गया, वहां जिस तरीके से जिंदा जला दिया जाता है चुनाव के बाद लोगों को, उस कानून व्यवस्था पर भी कुछ बात कर लें। जितनी हत्याएं होती है उस पर बात कर लें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन केंद्र सरकार को जो बेहतर बजट पेश करना है, केंद्र सरकार अपने बजट को इतने शानदार तरीके से पेश करती है जिसमें पूरा देश, अब ये बताइए कि सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शासित प्रदेश हैं, किसी प्रदेश से कोई आवाज उठती है? विरोध के लिए विरोध किया जाता है कि हमारा बकाया है, वो होता है 2 महीने 3 महीने के बाद जीएसटी का पेमेंट जाता है, जाता ही है, वो अपने आप जाता है, चाहे वो दे चाहे ना दे, चाहे कर थोड़े होता है। जो पंजाब से मुख्यमंत्री बनते ही भगवंत जी चले आए थे लेकर कि भाई हमको इतना कर्जा दीजिए, ये तो हमारा अधिकार है। तो ये अधिकार है भाई, आप कर्जा वहां जाकर रेवड़ी बांटे और आपका अधिकार है। तो इन सब चीजों की व्यवस्था वहां पर की जाती है। और बहुत बढ़िया बजट, संतुलित बजट, बेहतर अर्थव्यवस्था का बजट हर बार पेश किया गया है। और इस बार अंतरिम बजट ये पेश हो रहा है और पूर्ण बजट भी हम ही पेश करेंगे। अभी चुनाव होने के बाद हम पूर्ण बजट भी पेश करेंगे जी। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज सदन शुरू होने के पहले ही बताया, नलिनी जी, इन लोगों को चिंता करनी चाहिए कि अपने प्रदेश में अपनी चीजों को कैसे बचाएं, अपने को सरकार में स्थापित रखें। देश इस समय फ्रेजाइल 5 से निकलकर टॉप 5 में अर्थव्यवस्था आ चुकी है देश की जी। $600 बिलियन से ज्यादा हमारे पास रिजर्व है। अब वो दिन नहीं रहे कि सरकारें सोना गिरवी रखती थी। हम आत्मनिर्भर भारत भी हो गए हैं और हम एक्सपोर्ट भी बढ़ा चुके हैं। आज महामहिम राष्ट्रपति जी ने पूरा विस्तार से बताया है, बताने की आवश्यकता नहीं है जी। बिल्कुल निश्चिंत रहे लोग, बेहतर बजट पेश किया जाए जी। बिल्कुल अश्विनी शाही जी, देखिए बातों बातों में आपने कहीं ना कहीं विपक्ष को साथ भी दिया कि अभी तो अंतरिम बजट ला रहे हैं लेकिन इसके बाद संपूर्ण बजट लेकर आएंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में सरकार आप ही बनाएंगे। बहरहाल हमारे साथ कांग्रेस से शिशिर जी मौजूद हैं। शिशिर जी, क्या उम्मीद कर रहे हैं आप वित्त मंत्री से इस बजट में? क्या कुछ खास रहने वाला है? विपक्ष किस तरीके से इस बजट को लेकर कयास लगा रहा है? देखिए नलिनी जी, आप 1991 याद, एक देश में बजट पेश किया गया था जिसे युगांतकारी बजट का नाम दिया गया। मनमोहन सिंह जी थे और पीवी नरसिम्हा राव जी हुआ करते थे जी। बेसिकली उस दौर में लाइसेंस का सिस्टम है वो रद्द किया गया और बाकायदा आर्थिक दारीकरण कहते हैं उसे लाया गया और देश में बहुत बड़ा परिवर्तन जी, जो इस देश साक्षी रहा है, गवाह रहा है। अब मैं वर्तमान परिस्थितियों पे थोड़ा सा डाल लूं। आप बीजेपी बैठे
हमारे साथ पैनल में, जी तो आप चैनल के माध्यम से बता दो कि लगभग बेरोजगारी की बात क्या है इस देश में, तो बेरोजगारी का आलम यह है कि 2 करोड़ हर वर्ष रोजगार के एवं 42 लाख रोजगार की संभावना उत्पन्न हो रही है, यानी 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग आपत्ति से। अब दूसरी तरफ गरीबी का आलम जान लीजिए कि 2022-23 के आंकड़े हैं, जब 7.5 करोड़ इस देश में गरीबी रेखा से नीचे गए जी, और ये गप्पा है बीजेपी सरकार में हो, लेकिन इनके एडवर्टाइजमेंट पे कितना खर्चा है समझ लीजिए, तो वो आंकड़े बताते हैं कि चलिए शिशिर जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। इसी बीच हमारे साथ टीएमसी से सुमित मेहरोत्रा जी भी जुड़ चुके हैं। सुमित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुमित जी देखिए, जिस प्रकार से हर बार बजट सरकार पेश करती है और विपक्ष हमेशा से आलोचना करता है बजट की, तो क्या इस बार भी सत्र आसानी से चल पाएगा या वैसे ही हो हल्ला जारी रहेगा सदन में? बहुत अच्छा सवाल है, पर हमारे बड़े भाई भाजपा के प्रवक्ता साहब भी बैठे हुए हैं। बड़ी अच्छी बात अभी भैया ने हमारे करी है कि ये अंतरिम बजट है या पूर्ण बजट की हम लोग पेश करेंगे। कहीं ना कहीं एक चीज है, ठीक है, अभी जो सामने चीज है उसके लिए आप पेश करिए, आगे की तो कोई चीज अभी इसके लिए आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। कोई चीज अगर सेट आपने कर दिया है तो आप भविष्यवाणी कर सकते हैं। ये तो एक वही हो गया कि ईवीएम से हमें भरोसा है, हमें और किसी चीज से भरोसा नहीं है। ये तो यही लग रहा है कि ईवीएम में हो जाना है तभी हम सरकार बना पाएंगे। अरे प्रभु जी, कम से कम ये कहते थे कि भैया ये बजट है, ये बजट आखिरी बजट है, इसके बाद सरकार किसकी बनेगी, ये भी अच्छा लगता। जी कोई बोली उत्साहित है हमारे बड़े भाई, कोई बोली। हमारे साथ लगातार टीएमसी के नेता सुमित जी मौजूद हैं। सुमित जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी बीच में ही, मैं चाहूंगी कि आप अपनी बात पहले पूरी करें। जी, आपने बहुत बढ़िया कहा कि कई चीजें हैं, हमारे बड़े भाई कई चीजों को कह रहे थे, बहुत अच्छी बात है। कभी हम लोग पुरानी चीजों पर नहीं जाते हैं, ना आज जाना चाहते हैं। पता नहीं क्यों हम लोग ऐसा लगता है कि मीडिया जो चौथा स्तंभ कही जाती थी, वो कहीं ना कहीं रोज भाजपा के डर से पता नहीं क्यों नहीं कुछ अच्छा कर पा रहा है। ठीक है, समय होता है सब चीजों का, वो भी आगे चीजें देखी जाएगी। हम लोग किसान के ऊपर क्यों नहीं कोई बात करते? किसानों की आय दुगनी करने का वादा करा था माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उनकी आय दुगनी हो गई क्या? युवाओं को रोजगार देने का, नौकरियां देने का वादा करा था, वो हो गया क्या? और क्या गलत है अगर किसी प्रदेश की सीएम अगर फंड मांग रही है तो आप उन्हें फंड नहीं देंगे, क्यों अलग रखेंगे? माननीय प्रधानमंत्री जी गए थे जब बंगाल में, तो उन्होंने एक बार कही थी हम दोनों लोग मिलकर के काम करेंगे, प्रदेश को आप चलेंगे, फंड हम देंगे, आपको अच्छा काम कर रही है। पर आज माननीय मोदी जी क्यों अलग करके काम कर रहे हैं, पता नहीं। तो सुमित जी, कहीं ना कहीं देखिए, आप ये कहना चाह रहे हैं क्या कि सरकार घोषणाएं करती है? सुमित जी, कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं क्या कि सरकार घोषणाएं तो करती है लेकिन पटल पर वो घोषणाएं नजर नहीं आती हैं, सरकार अपनी घोषणाओं को पूरा नहीं करती है? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे आप बताइए, कई ऐसी घोषणाएं थी जो अभी भी अधूरी पड़ी हुई है। आप लोग सबको मालूम है, मुझे कई काला धन लाने की बात हुई थी, माननीय मोदी जी ने 2014 में चिल्ला करके कहा था कि उन भ्रष्टाचारियों की लिस्ट मेरे पास है, वो लिस्ट आज तक हमें नहीं दिखाई गई है। 10 साल हो गए, माननीय हम तो प्रधानमंत्री से और भाजपा के प्रवक्ता साहब हमारे बड़े भाई हैं, हम तो उनसे भी आग्रह करेंगे कि कम से कम वो लिस्ट भी उजागर करवा दीजिए पागल बिल्लों की, जो स्विस बैंक में काला धन है, पता नहीं वो आज तक क्यों नहीं आई है। और हर चुनाव से पहले एक चीज रणनीति और आती है, जो हमारे देश के भगोड़े जो काला धन लेकर के भागे हैं, वो बेचारे पता नहीं कौन से हेलीकॉप्टर से, कौन से प्लेन से, किस रोड से आ रहे हैं, वो भी अगर आ जाएंगे तो देश में कुछ पैसा वापस आ जाएगा। पर आज एक चीज देखी जा रही है कि चुनाव से पहले ही हमारी सीबीआई ईडी को एक्टिव कर दिया गया, हर प्रदेश से सीएम के पीछे लगा दिया गया है। ऐसा क्यों हो रहा है? चलिए इस पर चर्चा करेंगे सर। हमारे साथ अर्थशास्त्री अमर अग्रवाल जी भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी एक सवाल ले लेते हैं। अमर अग्रवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर मैं आऊंगी आपके पास, मैं सभी को मौका दूंगी। चलिए सर, जल्दी से कम शब्दों में अपनी बात पूरी करिए जी। हम तो एक बार ये जानना चाहते हैं, खुद कहना चाहते हैं, भाई सीबीआई काम करके सभी के लिए काम करे ना। असम के मुख्यमंत्री हैं, करोड़ों रुपए के घोटाले में है,
ये तो वही बात हो गई कि सीबीआई केवल भाजपा के लोगों को छोड़ेगी और विपक्ष वाले नेताओं को उठाकर के आज जेल में डालेगी। ये वाकई में आज से होता नजर आ रहा है, इस तरीके से सीबीआई काम कर रही है छोटे की वजह से। लेकिन सर सुमित जी, आप लोगों पे भी आरोप लगते रहे हैं कि विपक्ष सिर्फ और सिर्फ भाजपा को जो है गलत ठहराना चाहती है। विपक्ष का काम है सिर्फ हो हल्ला करना, कोई भी सदन में सत्र विपक्ष जो है आसानी से नहीं चलने देता है। मैं बिल्कुल दावा कर रहा हूँ, अगर आज सुरेश जी ये घोषणा करते मैं भाजपा में शामिल हो रहा हूँ, सीबीआई उनके घर से वापस चली जाएगी। बड़ी बात कह रहे हैं सर, आप बड़ी बात कह रहे हैं। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। आज जो घोषणा कर दें सुरेश जी मैं भाजपा में शामिल हो रहा हूँ, तो हो सकता है सीबीआई उनके घर पे भी ना जाए। चलिए, इस पर मैं अश्विनी शाही जी की प्रतिक्रिया लूंगी सर, इस पर मैं जरूर अश्विनी शाही जी की प्रतिक्रिया लूंगी। लेकिन बहरहाल हमारे साथ अर्थशास्त्री अमन अग्रवाल जी भी जुड़ चुके हैं। अमन अग्रवाल जी, क्योंकि जब बात बजट की होती है तो एक अर्थशास्त्री का नजरिया क्या है ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है। ऐसे में सर मेरा सवाल आपसे यही है कि इस बजट में सरकार को किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है? क्या सबसे ज्यादा जरूरतमंद इस बजट में क्या होना चाहिए, मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, मेरे विचार में जो ये बजट आएगा तो इंटरिम बजट है जी, बट पूरे बजट की तरह जैसे पहले भी प्रस्तुत किया जाएगा। दूसरा, इसमें सोशल वेलफेयर के ऊपर सरकार काफी तवज्जो देगी, जिसमें हेल्थ केयर भी होगा, एजुकेशन भी होगा, विमेन डेवलपमेंट की भी बात होगी, एम्पावरमेंट की भी बात होगी, और यूथ को के ऊपर भी तवज्जो दिया जाएगा। और यूथ में स्पेशली एम्प्लॉयमेंट के ऊपर ध्यान रखते हुए चीजें की जाएंगी। मनरेगा में ज्यादा मेरे को उम्मीद नहीं है, हो सकता है मनरेगा का बजट भी कम हो जाए, बट और चीजें जो एक्टिविटीज भारत सरकार करती आई है, चाहे वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा हो, या वो हेल्थ केयर हो, या पोषण देने के लिए हो, खान पीन देने के लिए हो, बच्चों के लिए, औरतों के लिए, वो सब जो महिलाओं के लिए, वो सब हमें देखने को इस बजट में मिलेगा। जी, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अश्विनी शाही जी मौजूद हैं। अश्विनी शाही जी, देखिए टीएमसी प्रवक्ता सुमित जी ने काफी सारे आरोप आप लोगों पे लगा दिए हैं, आपने भी खुद सुना। उन्होंने कई सारी बड़ी घोषणाएं भी यहाँ कर दी। उन्होंने कहा कि अगर हेमंत सोरेन आज भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं तो वो आरोप मुक्त हो जाएंगे, ईडी उनकी गिरफ्तारी नहीं करेगी, और लगातार ईडी की गिरफ्तारी की भी खबर आ रही है। जल्दी से सर मैं प्रतिक्रिया चाहूंगी, क्योंकि देखिए आज का मुद्दा हमारा बजट है, लेकिन उन्होंने बड़ा मुखर होकर ये सवाल उठाया, तो मैं चाहूंगी कि आप प्रतिक्रिया दें। नलिनी जी, देखिए हिंदुस्तान में जो है 2004 के बाद 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही उधर, उसके बाद 14 में हमारी सरकार आई जी, और अटल जी के पहले कांग्रेस की सरकार थी। लालू प्रसाद यादव के ऊपर जो है सीबीआई कौन छोड़ता था, कौन गिरफ्तारी की बात करता था, और खुलेआम लोग बोलते थे जो भ्रष्टाचारी होगा वो जाएगा। और कांग्रेस की सरकारों में जी कितने लोगों के ऊपर जो विपक्ष के लोग थे, मेरे पास पूरी लिस्ट है, मैं गिनवाने शुरू करूंगा तो समय खत्म हो जाएगा। सारे विपक्ष जो आज विपक्ष में है जी, उस समय सत्ता पक्ष में थे, वो लोग ही जांच के दायरे में आते थे, हमारी सरकार नहीं। हमको जिसके खिलाफ जांच करना होता था हम जाते थे कोर्ट, उसके खिलाफ हम जांच कराते थे जी। लेकिन वही लोगों ने उधर भेजा, और आज भी वही लोग जो है इस समय आ रहे हैं संदेह के घेरे में, जांच के घेरे में। आप बताइए उस समय हम क्यों नहीं पकड़े जाते? हम विपक्ष में थे, हमारे लोग तो नहीं पकड़े जा रहे थे। चलिए सुमित जी, मुझे लगता है कि आपको एक अधूरी क्लैरिटी तो जरूर हो गई होगी। अश्विनी शाही जी, वापस अपने मुद्दे पर आते हैं। देखिए मेरा सवाल यही है कि प्रधानमंत्री ने, सर बिल्कुल मैं आपको मौका दूंगी, शिशिर जी मैं आपके पास आऊंगी, एक सवाल ले लेते हैं अश्विनी जी से। देखिए प्रधानमंत्री आज कहते नजर आए कि जो सत्र है वो अच्छे से सुगम तरीके से चलना चाहिए, और साथ ही उन्होंने कहीं ना कहीं विपक्ष को भी साथ दिया कि हो हल्ला नहीं होना चाहिए, एकदम शालीनता से सत्र चलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ये कहते नजर आए कि विपक्ष हमेशा हो हल्ला करता है, इस सत्र में, इस बजट में वैसा नहीं होना चाहिए। देखिए एक प्रत्यक्ष उदाहरण है जिसका हमारे विपक्ष के लोग कहते हैं कि 150 सांसद निलंबित कर दिए गए, जबकि ये नया सदन जब बना नलिनी जी, तो माननीय जो लोकसभा अध्यक्ष जी के पास सभी दलों के लोग गए, और शर्त तय हुई कि कहीं कोई तख्ती नहीं लहराई जाएगी, बेल में नहीं जाएंगे, और सबने काले कपड़े नहीं पहनेंगे। सबने इस चीज को माना, और मानने के बाद आकर बेल में गुंडई, बेल में बदमाशी, अध्यक्ष जी के ऊपर पर्चे करना, बेल, और सांसद लोगों का ये कहना कि मुझे भी निलंबित कर दीजिए, ये किसी संसदीय गरिमा के अधीन में नहीं आता है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि ये सदन जो चल रहा है, बजट सत्र जो चल रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पहले जो चीजें तय हो गई, अपनी सीट पर खड़े होकर जो विरोध करना हो करिए,
लोकतंत्र का मंदिर है वो, वहां पर आप सरकार का विरोध करिए, क्योंकि आप देश की योजनाओं के लिए, अपने क्षेत्र की जनता के लिए आप काम कर रहे हैं, वहां उसके प्रतिनिधि हैं, आप उनकी आवाज उठाइए, सुना जाएगा। शिशिर जी, तख्ती लहराने से प्रतिनिधित्व तो नहीं होता है। शिशिर जी, इस बार बजट सत्र अच्छे से चल जाएगा, जनता के बीच बजट के फायदे पहुंच पाएंगे या वापस से हो हल्ला देखने को मिलेगा सदन में? बेसिकली हमारे प्रवक्ता मित्र जो बोल रहे हैं बीजेपी के, कितना बीजेपी सीरियस है इन बातों को लेकर के, तो लोकतंत्र का किस प्रकार का हनन हो रहा था पिछले सत्र में आपने देखा संसद में। लेकिन जो दूसरी बात मैं कह रहा हूं, बजट सत्र चल जाएगा, ये चूंकि सर्वदलीय बैठक कल हुई है, प्रधानमंत्री जी ने बुलाया था और मान्यवर रक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में वो बैठक हुई है जी, तो कमोबेश एक सहमति बनी है। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूं कि देश की जनता क्या चाहती है आखिर सरकार, मैंने आंकड़े आपको दिए कि जिस प्रकार का बेरोजगारी का आलम है, जिस प्रकार की महंगाई का आलम है, जिस प्रकार से गरीबी रेखा से लोग लगातार नीचे जा रहे हैं, कौन कौन से मुद्दे उठाएंगे सर आप लोग? कौन कौन से मुद्दे उठाएंगे? जी शिशिर जी, कौन कौन से अहम मुद्दे उठाने वाले आप लोग? मैं क्या कर, जैसे आप की समझ लीजिए कि मैंने बताया कि पिछले 22-23 के जो आंकड़े हैं, लगभग 7.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे गए, और वो कौन लोग हैं उसके आंकड़े भी स्पष्ट हो गए कि वो मिडिल क्लास फैमिली के लोग। प्रधानमंत्री तो कहते हैं भारत विश्व गुरु बन रहा है। शिशिर जी, ये मेरे आंकड़े नहीं है ना, ये सरकार की रिसर्च एजेंसी के आंकड़े। दूसरी बात और समझ लीजिए, मैंने कहा जी अश्विनी जी जल्दी से प्रतिक्रिया दीजिए। पहले मैं कंप्लीट कर लूं, मैं कंप्लीट कर लूं पहले। शिशिर जी की बात सुन लेते ना, अश्विनी जी बात सुन लेते हैं, फिर जल्दी से प्रतिक्रिया ले लेंगे आपकी। आप दे दीजिएगा, मैंने कंप्लीट कहा कि अब बात क्या फिर दूसरे की तरफ टॉस करने लगी, मैंने कंप्लीट तो नहीं किया ना। नहीं सर, आप कंप्लीट करिए ना शिशिर जी, बात रखिए पूरी अपनी। मैं कंप्लीट ही कर रहा हूँ, आप कंप्लीट करने देंगे तब ना करेंगे। नहीं सर, मैं मौका दे रही हूँ आपको, आप बात कंप्लीट करिए जी। नहीं, मैं जो कह रहा हूँ कि इस देश में 2 करोड़ हर वर्ष रोजगार चाहिए, उसके एवज में 42 लाख रोजगार मिल रहे हैं, बाकी 1.5 करोड़ से ज्यादा एज इट इज है। तीसरी बात यह है कि भाई आपने वादा किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने वादा किया कि हम हर वर्ष 2 करोड़ से ज्यादा रोजगार देंगे, लेकिन क्या हुआ उसका? तो देश तो ये चाहता है कि इंटरिम बजट में उन बेरोजगारों के लिए व्यवस्था हो, उन गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों के लिए व्यवस्था हो, महंगाई की व्यवस्था के रिगार्डिंग जो है वो सरकार बजट पेश करे। और जो तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि जिस प्रकार से मतलब खास तौर से टैक्स स्लैब में जनता चाहती है कि वो जो उसका छूट का जो दायरा है वो बढ़ाया जाए, हम लोगों ने पहले भी डिमांड किया है, तो ये देश चाहता है, हम उसको जो है उसको इंटरिम बजट में चाहेंगे कि उसका प्रावधान निहित हो, तब में जो है वो कोई मतलब है। ऐसे जो है वो थोड़े ही आप घोषणाएं करते रहिए, अपने एडवर्टीजमेंट में उन्होंने 4,481 करोड़ रुपए देश के जनता का गाढ़ी कमाई का पैसा बहाया, क्या उसका कोई हिसाब है? अश्विनी जी देखिए, शिशिर जी कह रहे हैं कि आप लोगों ने जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा सिर्फ और सिर्फ बहाया है, आप लोगों ने वादे तो किए लेकिन वादे पटल पर उतरे नहीं है। जल्दी से सर, क्योंकि मैं उसके बाद सुमित जी के पास जाऊंगी। मैं कह रहा हूँ एडवर्टीजमेंट में अपने विज्ञापन में बहाया, वो देश की गाढ़ी जनता की कमाई का पैसा। शिशिर जी सुन लेते ना सर, जी सुन लेते हैं, प्रतिक्रिया सुन लेते हैं जी। अरे दोहरा रहे हैं भाई, थोड़ा सा आप धैर्य रखिए। देखिए, अभी इन्होंने माना इस चीज को कि 2 करोड़ रोजगार जो है नहीं दे पा रही है सरकार, 42 लाख दे रही। चलिए 42 लाख माना, मैं एक आंकड़े और दे देता हूँ शिशिर जी, जरा पढ़। ईपीएफओ में 2014 में हमारे पास 11 करोड़ खाते थे, आज 27 करोड़ हैं, यानी कि कितने बढ़े हैं? 16 करोड़ खाते बढ़े हैं। 16 करोड़ खाते बगैर रोजगार, बगैर नौकरी के नहीं बढ़े होंगे इतने दिनों में। आप जोड़ लीजिए कि कितना 16 करोड़ कितना होता है, 11। ईपीएफओ के आंकड़े हैं, मेरे आंकड़े नहीं है। और जब कोई आदमी तनख्वाह पाता है तो ईपीएफओ में अकाउंट खुलते हैं, तो 16 करोड़ बढ़ा है। दूसरा भाई साहब, तो मैं भी आपके अभी आपने कहा रुक जाइए, आप फिर बीच में बोल रहे हैं, अब आप बीच में बोल रहे हैं, तो फिर अभी आधा घंटा है, थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए। मैंने बोला है तो आप जो है तिल मिलाने लगे थे, अब आपको आईना दिखा रहा हूँ। अरे आईना दिखा रहा हूँ भाई, आप रुक जाइए ना, आईना दिखा रहा हूँ आपको।
को आईना दिखा रहा आपके हूं चैनल आपको, के सुनिए। माध्यम से हमने पेश किया। मैं कह रहा हूं सरकार नीति आयोग के आंकड़े अभी आपने देखे कोई नहीं। अपने घर से मैं आंकड़े पेश नहीं, आप अपने घर से बना के, ये कांग्रेस के आंकड़े हैं। जनता की गाढ़ी आप पता कमाई कीजिए का अब कौन- शिशिर जी, अश्विनी शाही जी कह रहे हैं कि ये कांग्रेस के आंकड़े हैं। विज्ञापन में खर्च करते ये हैं। कांग्रेस के आंकड़े ये हैं, आपका ये कांग्रेस के ट्रैक रिकॉर्ड आंकड़े रहा हैं। है। बाकी देखिए, आपको अब जनता से अभी कोई तक मतलब तो- नहीं है। अभी तक जब मैं बीच में बोल रहा था तो इसीलिए आप चिल्ला रहे थे भाई, आप जनता बीच में के क्यों- हित में इंटरिम बजट नलिनी आए। जी, सुनने कांग्रेस दीजिए। पार्टी शिशिर की जी, डिमांड पर। शिशिर जी सुन लेते ना नलिनी। जल्दी से, और भी लोग हैं उनसे भी अभी जब प्रतिक्रिया मैं लेनी बोल है रहा सर। था तो इनको पेट में दर्द हो रहा था। अब मैं सच्चाई बोल रहा हूँ और इनके ज्ञान को मैं बता रहा हूँ कि कितना ज्ञान है वो मैं सच्चाई की घूंटी तो अब आप ही बीच पी में करके बोलेंगे, आए हैं ना, नलिनी जी, भाजपा अब वाले बोलने पी करके आए हैं। बाकी बोलने के लोग बोलने तो सारे झूठे हैं, भ्रष्टाचारी हैं और अरे भाई, आप तमाम झूठे हैं, तरह का सच्चे जो है हैं। वो उनके आप- ऊपर आरोप है। लेकिन आप ऐसा डिटर्जेंट है कि जो आपके यहाँ आपकी गोद में जाएगा, पता नहीं वो कौन सा वॉशिंग मशीन में आप डिटर्जेंट डालते हैं कि वो धुल करके साफ होकर के निकल जाएगा। तो आपका तो ट्रैक रिकॉर्ड यही है, तो क्या कहिएगा? हो गया आपका, हो गया। बिल्कुल, अब बोलिए ना साहब। नहीं, अगर हो गया आपको कोई तो हो गया रोक तो थोड़ा रुक रहा हूं, जाइए। मैं रोकूंगा? नहीं, हो गया तो शांत हो जाइए, बीच में मत बोलिए। झूठ का पुलिंदा ही आपको रखना है जब जनता के बीच में, वो रखिए ना। जनता सुन रही है और देख भी रही है। कल वो तारीख है जिस दिन पूरे देश की नजर बजट सत्र पे रहेगी। ऐसे में क्या कुछ इस बजट सत्र में खास रहने वाला है, इसी पर लगातार हमारी चर्चा बनी हुई है। हमारे साथ लगातार खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अमन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सर, क्या लगता है ये जो कर्ज में कमी लाने के लिए किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा काम होना चाहिए? क्योंकि देखिए बहुत अहम मुद्दा रहता है बजट में कर्ज का। देखिए जी, कर्ज हमेशा ही बहुत अहम मुद्दा रहा है शुरू से, काफी जी। हद तक बढ़ भी गया था। अभी भी जो जीडीपी की जो रेशियो है कर्ज के साथ, डेट टू जीडीपी रेशियो जिसे हम कहते हैं, कर्ज जीडीपी कितना दे रहा है, वो करीबन 83% के करीब हो चुकी है। पर वो डरने की बात नहीं है। हम लोग जब फाइनेंस पढ़ाते हैं तो बताते हैं कर्ज उस समय दिक्कत नहीं देता है जब ग्रोथ हो रही होती है। और भगवान की कृपा रही और इस सरकार ने भी काफी मेहनत करी कि जी। पिछले 4-5 सालों में कोरोना काल के बावजूद 6.5 से 7.5% के बीच में हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो वो जो ग्रोथ देखने को मिल रही है, और पूरे विश्व में सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो जब ये ग्रोथ देखने को मिल रही है तो इस समय अगर हम कर्ज ले रहे हैं तो वो प्रॉब्लम नहीं। जी। दूसरी बात, जो हमारा कर्ज है इस समय वो डोमेस्टिक कर्ज है, मतलब कि हिंदुस्तान के लोगों से लिया हुआ सरकार का कर्ज है जो वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रही है। अगर वही कर्ज एक तो हिंदुस्तान के लोगों से लिया होता और मिठाई की तरह बांटा जा रहा होता तो प्रॉब्लम होता, क्योंकि उससे कोई ना प्रोडक्टिविटी होती, ना ग्रोथ होती, ना कोई आगे चीज बढ़ने हुई नजर आती। दूसरा, अगर ये अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से कर्ज लिया होता जैसे श्रीलंका वगैरह ने ले रखा था तो भी दुखदायी होता। पर क्योंकि ये कर्ज डोमेस्टिक है और ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट और रीजनरेटिंग प्रोजेक्ट में जा रहा है और लोगों की बढ़ोतरी के लिए जा रहा है, मिठाई की तरह नहीं बांटा जा रहा और ग्रोथ टाइम पे जा रहा है, मतलब जिस समय देश जो है बढ़ोतरी की तरफ बढ़ रहा है, तो इसलिए कर्ज की दिक्कत वाली बात नहीं है। जी अमन जी, देखिए दो यहाँ पे एक बेहद अहम सवाल जो है मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्योंकि जब बजट की बात होती है तो महंगाई का जिक्र भी होता है और साथ ही साथ टैक्स स्लैब का भी जिक्र होता है। तो टैक्स स्लैब में कितनी छूट की गुंजाइश मिलनी चाहिए? क्या कुछ बदलाव हो सकता है उसमें? कहीं कुछ राहत मिल सकती है? साथ ही महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा पैसा लगना चाहिए बजट में? नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कही। महंगाई जरूर एक बड़ा तंग करने वाला विषय है जो आरबीआई भी काफी मॉनिटर करने की कोशिश कर रही है। सरकार भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कंट्रोल करने की। और मेरे विचार में कुछ उसमें प्रावधान देखने को मिलेंगे जहां वो फिस्कल डेफिसिट के ऊपर किस तरीके से नकेल डालने की बात करें तो हो सकता है उसमें कुछ देखने को मिले। जहां तक आपने बात करी, एक तो महंगाई की बात की थी, दूसरी आपने बात करी थी टैक्स स्लैब की। सर जी, टैक्स स्लैब की। देखिए, इस सरकार ने पिछले 5-6 सालों में ज्यादा कुछ मॉडिफिकेशन टैक्स स्लैब में नहीं किए हैं। जो टैक्स स्लैब में मॉडिफिकेशन किए, देखिए अब क्योंकि काफी हद तक जो टैक्स स्लैब है वो जीएसटी के दायरे में चला गया जो महंगाई से मिलता जुलता था, तो वो जीएसटी काउंसिल करती है, वो ये लोग करते नहीं है मिनिस्ट्री में बजट के द्वारा। तो बाकी जो टैक्स स्लैब होता है वो इंडिविजुअल टैक्स स्लैब होता है, कॉर्पोरेट टैक्स स्लैब होता है। उसमें क्योंकि ऑलरेडी हम लो स्तर के ऊपर है तो मेरे विचार में सर क्या लगता है कि इस बार टैक्स स्लैब में कोई छूट मिलने की गुंजाइश है क्या सर? या ट्रैवल के अंदर बेनिफिट है या महिलाओं को बेनिफिट देने की बात है, वहाँ पे जरूर हमें देखने को मिलेगा कि प्रावधान किए जाएंगे, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे वो खान पीन की बात हो,
उसमें जरूर कुछ सुविधाएं देखने को हमें बजट में मिल सकती है। जी। और जहाँ तक टैक्स स्लैब में इनकम टैक्स की कटौती की बात है, वो सरकार पिछले इतने सालों में नहीं किया। जब पिछली बार इंटरिम बजट दिया था तब भी नहीं किया था, तो इस बार भी मेरे को लगता नहीं है कि कोई उम्मीद है। जी अमन जी, क्या लगता है टैक्स स्लैब में कुछ छूट मिल सकती है क्या? कुछ राहत इस बार मिलेगी? जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसमें थोड़ी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है जी। क्योंकि वो पिछली बार भी किया जा रहा था और पिछली बार नहीं किया था उसने। तो मेरे को उम्मीद है कि जो है इस बार स्टैंडर्ड डिडक्शन में कुछ रिलीफ मतलब बढ़ोतरी मिल सकती है। इसके अलावा मेरे को कोई ज्यादा टैक्स स्लैब में घटौती की कोई उम्मीद कहीं पे स्लैब में नजर नहीं आ रही। जी चलिए, हमारे साथ सुमित जी भी मौजूद हैं। सुमित जी, माफी चाहूंगी आपको, काफी लंबा इंतजार मैंने करा दिया। कौन कौन से ऐसे अहम मुद्दे आप लोग उठाएंगे? कल बजट पेश होने वाला है, तो ऐसे में कौन से मुख्य मुद्दे होंगे जिनको लेकर विपक्ष जो है उस सदन में खड़ा होगा? सर ज्यादा मुद्दे नहीं है, हम लोग कुछ भी बात करने जो इस समय सदन के अंदर माननीय मोदी जी चाहेंगे वही होगा, जो हमारे राष्ट्रपति जी चाहेंगे वही होगा। विपक्ष की जो आवाज दबाई जा रही है, क्या बताइए कहीं कुछ सुन रहे हैं? विपक्ष कितना ही चिल्लाता रहे, इनके कानों में जैसे कहते हैं तेल डालने की बात, तेल डाल दीजिए, ये लोग नहीं सुन रहे हैं। मुझे बताइए कहाँ किसान के ऊपर कहाँ बात करी जा रही है कि किसान की आय दुगनी कर देंगे? कम कर दी भाई दुगनी। आज कर्जा कितना है प्रति आदमी के ऊपर, इसके ऊपर भी बात करिए। पहले 2014 में प्रति आदमी के ऊपर 55,000 का कर्जा था, आज 2.5 लाख का कर्जा हो गया प्रति आदमी के ऊपर। इसके ऊपर कौन बात करेगा? ये हम जब अपने बड़े भाई अश्विनी से कहेंगे कि साहब इसके ऊपर भी बात करिए, इसके ऊपर बताइए युवाओं के लिए आपने क्या काम करे। तो युवाओं के लिए कहते हैं साहब युवाओं के लिए आपने क्या किया? आपको राम मंदिर दे दिए युवाओं को नौकरी के लिए, आपको करना है वहां पे कर लीजिए नौकरी। अगर आपको चाहिए तो आप भाजपा के कार्यालय में चले जाइए, वहां पे नौकरी कर लीजिए। चलिए, शाही जी भी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे। जी, शाही जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं आपकी बात पे। अश्विनी शाही जी, देखिए कांग्रेस के मित्र से निवेदन है कि थोड़ा धैर्य से सुने अपने अल्प ज्ञान को, थोड़ा सा मैं उसी पर जरूर जो आपने ज्ञानी लोग भारतीय जनता पार्टी में ही रहते हैं शुरू हो गया। ज्ञान का ठेका भारतीय जनता पार्टी नहीं ले रखा है, ज्ञान बांटने का काम आपसे शिशिर जी मैं आपको भी मौका दूंगी सर, मैं आपके पास भी आऊंगी। सुनेगी आपके झूठ के। शिशिर जी मैं आपको भी मौका दूंगी, आपकी बात भी सुनूंगी, जल्दी से सुन लेते हैं फिर आपसे प्रतिक्रिया ले लेते हैं। भाई आप जब पिंचिंग वर्ड बोलेंगे तो जवाब आपको मिलेगा। नहीं, जवाब तो मैं भी दे सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी और जवाब आप जैसा चाहेंगे वैसा दे सकता हूँ। जवाब देंगे, भूल में मत रहिए। जब आप जैसा चाहोगे वैसा मिलेगा भाई, काहे ऐसी बात कर रहे हो? कुछ नहीं मिलेगा, पता है तुमको ज्ञान नहीं है भाई, ज्ञान से बात करो, बात करो। चलिए, मैं आप सभी से गुजारिश करूंगी कि डिबेट को डिबेट की तरह करते हैं ना सर, इस तरीके से तो किसी की भी आवाज नहीं आएगी, कोई भी अपनी बात नहीं रख पाएगा। शाही जी, उसी लहजे में जवाब दिया जाएगा। शिशिर जी देखिए, आक्रामक होने की जरूरत नहीं है, आप दोनों से मेरी गुजारिश है। अश्विनी शाही जी प्लीज सर समझिए, एक एक करके अपनी बात रखिए, इस तरीके से किसी की आवाज नहीं है। शिशिर जी मैं गुजारिश करूंगी सर आपसे, ये गलत है। शिशिर जी ये गलत है, मैं आपको मौका देती हूँ पूरी बात रखने का, प्लीज। अश्विनी जी मैं आपके पास भी आऊंगी, शिशिर जी आपकी भी प्रतिक्रिया लूंगी, जल्दी से सुन लेते हैं। ज्यादा बेहतर है, इतने बड़े ज्ञानी हैं तो जाकर कहीं व्याख्याता हो जाए। यहाँ अरे ज्ञान देने का ठेका चोरों की पार्टी में बैठने से बढ़िया है शांति से सुनो। शिशिर जी मैं गुजारिश करूंगी सर, सुन लेते हैं। नौकर सोरेश चाचा के नौकर मणिपुर में दंगा फैलाने वाली तुम्हारी सोनिया जो नौकरी करती है सोरेश की कंपनी में, पैसा देकर दंगा फैलाते हो, यहाँ बैठे चिल्लाओगे? सबूत है, तुम नौकर हो, सोनिया गांधी उनकी वाइस प्रेसिडेंट है और तुम लोग चोर हो। देखिए सर हम मुद्दे से भटक रहे हैं। अश्विनी जी, शिशिर जी मुद्दे से ये भटका रहे हैं तो मैं भटकूंगा। शिशिर जी मैं चाहूंगी देखिए शालीनता बनी रहे सर, डिबेट इस तरीके से नहीं होती है। अरे चुप बेईमान। अश्विनी जी देखिए शब्दों में शालीनता रखें, सरलता से डिबेट करते हैं। कल बजट आ रहा है, बेहद बड़ा दिन है, जनता और पूरे देश की नजर इस बजट पे रहेगी, बहुत सारी उम्मीदों पर बात करनी है सर। इस तरीके से देखिए किसी की भी आवाज नहीं आएगी, समझने की कोशिश कीजिए, मेरी आप दोनों से गुजारिश है। की तरह बात करेंगे लोग यहाँ बैठकर, भ्रष्टाचारी राहुल गांधी के पार्टी के भ्रष्टाचारी लोग। देखिए भारतीय जनता पार्टी में ही होती है। अरे सोनिया गांधी जो सोरेश चाचा की नौकर हैं, मणिपुर में दंगा फैला रहे, उसके बारे में बोलोगे कुछ? मणिपुर में प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं गए?
अरे सोनिया नौकर है सुरेश की, जो दंगा फैलवा रही है भाई, सबूत आ गया है, सबूत आ गया है। सुरेश की नौकर, सुरेश की कंपनी, चाचा सुरेश को जानते हो, उसकी नौकर इटली की भाई सोनिया, जिसको सुनो, जिसको सुब्रमण्यम स्वामी वैश्या कहा करते थे, मैं सुनवा दे रहा हूँ अभी। चलिए, मैं गुजारिश करूंगी आप दोनों से इस तरीके के आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल ना करें सर, शोभा नहीं देता। ये बोलेगा तो सुनेगा, मैं तथ्यों पर बात कर रहा हूँ। सर देखिए, आप लोग इस तरीके से मेरी बिल्कुल भी बात नहीं सुन रहे हैं, मैं आप लोगों को वॉल्यूम डाउन करा दूंगी। सर समझिए, इस तरीके से डिबेट नहीं होती है। चलिए, हमारे साथ अर्थशास्त्री अमन जी मौजूद है। अमन जी, देखिए मुद्दा डिबेट का है और डिबेट में आज का मुद्दा बजट है और पूरा जो समीकरण है वही बदल गया है। ये लोग समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। देखिए सर, मैं गुजारिश करूंगी आप लोगों से, फिर मैं आप लोगों से सवाल नहीं पूछूंगी। तथ्यों पर जवाब अश्विनी जी, शिशिर जी, देखिए मैं आप लोगों का वॉल्यूम डाउन करा दूंगी। इस तरीके से डिबेट नहीं होगी, आप समझने की कोशिश कीजिए। बहुत दया होगी, धन्यवाद करूंगा। आप दोनों लोगों का करा दीजिए नीचे, नहीं तो ये बोलेगा तो मैं इसको जवाब दूंगा। अश्विनी जी, देखिए पूरी जनता जो है उम्मीदें लगाए हुए है बजट से। सर बजट पे बात करते ना, कल बेहद बड़ा दिन है आपकी सरकार के लिए भी, विपक्ष के लिए भी और आम जनता के लिए भी ना सर। चलिए शिशिर जी, देखिए इस तरीके से नहीं होगा, वो शांत हो गए। एक एक करके प्रतिक्रिया ले लेते हैं, मैं आपको मौका दूंगी, आप अपनी बारी में बोलिएगा। शिशिर जी, शब्दों का चयन सोच समझ के करिए सर। देखिए इस तरीके से डिबेट नहीं होती। आप लोग समझिए, आप लोग अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर, नेशनल टेलीविजन पे आप लोग हैं, क्या दर्शा रहे हैं आप कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्लीज मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगी, संयम बना के रखिए। देखिए हम मेहमानों की बेइज्जती करने में बिल्कुल भी भरोसा नहीं रखते हैं। आप दोनों से मेरी गुजारिश है सर। देखिए हमारे साथ दो गेस्ट और भी हैं, कितनी शालीनता से वो जवाब दे रहे हैं। कम करा दीजिए हमारी भी चलिए, मैं आप दोनों की आवाज डाउन करा रही हूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि आप दोनों ही नहीं सुन रहे हैं। मैं अमन जी के पास जाना चाहूंगी। सर देखिए, कल पूरे देश की नजर बजट पर रहेगी, ऐसे में इस बजट क्षेत्र में क्या कुछ बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, मैंने आपसे वो तो जान लिया। लेकिन देखिए एक बेहद अहम सवाल अमन जी यहाँ पे है कि ग्रीन फ्यूल पर जाने की बात भारत ने कही थी, उससे क्या प्रभाव होगा। जब दुबई में एक समिट हुई थी तो भारत ने ग्रीन फ्यूल पे जाने की बात कही थी, तो क्या लगता है इस बजट में उसको लेकर भी कोई निर्णय लिया जाएगा? हाँ जी, ग्रीन के ऊपर ऑलरेडी जो है बातचीत चल रही है पहले से जी। अगर हम पिछले 2 बजट में उठा के देखें तो उसमें भी इसके ऊपर इनिशिएटिव लिया गया है। तो मेरे विचार में वो इनिशिएटिव आगे प्रोसीड करेगा। भारत सरकार दृढ़ है उस चीज के ऊपर, तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि उस पर आगे होगा। जी चलिए, वापस से मैं जाना चाहूंगी सुमित जी के पास, क्योंकि देखिए अश्विनी जी और शिशिर जी अभी सुन नहीं रहे मेरी बात। सुमित जी, क्या लगता है कौन कौन से अहम मुद्दे आप लोग कल उठाएंगे? ये तो आपने बता दिया, लगातार विपक्ष बार बार कहता है बेरोजगारी का मुद्दा उठाएंगे, तो आप लोगों को क्या लगता है जब आपकी सरकार थी तो बेरोजगारी नहीं थी सर? आप लोग हमेशा बीजेपी पर ही आरोप क्यों लगाते हैं? भाई देखिए, 2014 से पहले केंद्र में यूपीए की गवर्नमेंट थी जी, तो भाजपा विपक्ष थी, तो विपक्ष भाजपा के खूब सवाल उठाते थे, वैल में आके चिल्लाते थे, सब कुछ करते थे, सारे काम हुए हैं, ऐसा नहीं है नहीं हुए हैं। हमारे बड़े भाई बैठे थे भाई, सब कुछ मालूम है। तो ऐसा नहीं है कि भैया ने हमारे कहा कि आप वैल में नहीं जाते। भाई संसद के अंदर, संसद की गरिमा तो उस दिन भी वो हुई थी खराब, जिस दिन तो 5 लोग जाकर के संसद के अंदर मंदिर में जाकर के हमला करते हैं और जो सांसद है उन्होंने पास बनवाया, उस सांसद को आज तक पकड़ा नहीं गया, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? कि वो भाजपा के हैं इसलिए। अभी आज वो अगर किसी दूसरी पार्टी के होते, कांग्रेस के होते, टीएमसी के होते या समाजवादी के होते, किसी भी पार्टी के सांसद होते वो, तो उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो गई होती और उनके ऊपर तुरंत उस दिन बुलडोजर चल गया होता मकान के ऊपर। कितनी बड़ी बात है, मंदिर के ऊपर हमला कराया जाता है। हमारे संसद है, मान लीजिए अगर तो उस दिन किसी सांसद के ऊपर अटैक हो गया होता, कुछ हो गया तो क्या होता? चलिए अश्विनी शाही जी प्रतिक्रिया देना चाह रहे हैं जी। बजट आ रहा है नलिनी जी, हम कल जो बजट आ रहा है, हम यही चाहेंगे कि सारी चीजों को ध्यान में रख करके, युवाओं को ध्यान में रख करके, बेरोजगारी को ध्यान में रख करके, ये अंतिम बजट, इनका आखिरी बजट आ रहा है और उसमें इनको सब कुछ देना चाहिए, किसानों का भी इनको देना चाहिए। और जो दीदी ने हमारी पंचायत की जो है जो फंड जी अश्विनी जी, उस फंड को भी इन्हें देना चाहिए। सुमित भाई को थोड़ा सा मैं करेक्ट करना चाहूंगा, करेक्ट नहीं करना चाहूंगा, थोड़ा सा अवगत कराना चाहूंगा, क्योंकि सुमित भाई ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण हुई और हम लोगों ने इसको यूएपीए के तहत जांच कराया जी। वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना, आतंकी घटना थी
इससे हम वो नहीं कर रहे, उसकी जांच चल रही है और उसमें जो लोग भी बड़े भाई कब तक जांच होगी? बड़े भाई जांच अगर फाइलों में लटके रह जाएगी, बड़े भाई सुनिए ना, बहुत बड़ी घटना है, फाइल नहीं लटके रह जाती है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी बड़े भाई। सुमित भाई कुछ दिन पहले सुमित जी सुन लेते हैं ना, प्रतिक्रिया सुन लेते हैं। 2 बार ये दुर्घटना हुई सुमित भाई, उसी संसद में कांग्रेस की सरकार की और हमारे जो है मुकुल वासनिक जी मंत्री थे, 2 लोग और कूदे थे, उनको छोड़ दिया गया। सुमित भाई ध्यान दीजिएगा, वही आतंकी घटना उस समय हुई थी, छोड़ दिए गए। मुकुल वासनिक जी ने कहा कि गलत हो गया, नहीं और हम तो कम से कम जांच तो करा रहे भाई, तो क्या आपकी सरकार में जांच करा रहे हैं? काम करेंगे सुमित जी, हम जांच करा रहे हैं, आतंकवादी घटना की जांच करा रहे हैं भाई, कहां तक आप लोग को समझाया जाए। चलिए ठीक है सुमित जी देखिए, मुद्दे से भटकते ये पूरी डिबेट नजर आ रही है। कभी आप लोग आतंकवादी हमले पे पहुंच जाते हैं, कभी आप लोग पार्लियामेंट वाले हमले पे पहुंच जाते हैं। देखिए अश्विनी शाही जी, मेरा सीधा से सवाल आपसे है, कल बजट पेश होने जा रहा है, किसानों को कितनी राहत मिलेगी? क्योंकि देखिए किसानों को जब बजट आता है तो किसान, महिला, युवा, इन तीनों वर्गों को बहुत उम्मीद बजट से रहती है, तो ऐसे में कल किसानों के लिए बजट किस प्रकार से खास रहेगा? जी देखिए, किसानों का 2014 के बाद से जब से हमारी सरकार आई है, सुमित भाई ने सवाल उठाया भी था, मैं उसका भी जवाब हो जाएगा जी। किसानों की जो एमएसपी थी लगभग दुगनी हो चुकी है उस समय से अभी तक। तो हम यही कहेंगे कि हम तो एमएसपी जो है 14 से लेकर अभी तक दुगनी है। किसानों के लिए हमने जो पहले लाइन लगती थी, जो मारामारी होती थी खाद में, खाद कारखाने बंद थे, हमने खुलवाए उसको, नीम कोटेड यूरिया जो है दिया गया, जो लाइन लगाकर जो है किसान जो लाठियां खाते थे वो अब नहीं रहा किसानों के लिए। किसानों के लिए हमने सौर ऊर्जा पर काम किया, आज हम वर्ल्ड में 4थे नंबर पर सौर ऊर्जा में हैं। पूरे देश की मैं बात बता रहा हूँ, जिसमें किसानों को जो पंप आदि मिलते हैं वो भी शामिल है, पंप से कम खेती करते हैं। किसानों के लिए हम लोगों ने बहुत कुछ योजनाएं चलाई हैं। किसानों की योजना के लिए जो है, चाहे वो सम्मान निधि की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, किसानों की योजनाओं की एक बड़ी लिस्ट है, किसान बीमा से लेकर शिशिर जी थोड़ा सा सेम बरतिए, मैं आपके पास आती हूँ कुछ देर में। जी अश्विनी जी जल्दी से, कम शब्दों में। बस तुरंत। लेकिन मेरा ये कहना है कि महिलाओं को, अब महिलाओं को कोई बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं मिलता था। स्वयं सहायता समूह के द्वारा हमने महिलाओं को जोड़ा है, लगभग जो है 10 करोड़ से ऊपर महिलाएं जुड़ी हैं, आज वो रोजगार पा रही हैं। 40 करोड़ से ऊपर मुद्रा लोन, जिसमें 68% महिलाओं को लोन मिला है स्वावलंबी बनाने के लिए उनको। लेकिन देखिए अश्विनी जी, माफी चाहूंगी बीच में बोल रही हूँ सर, लेकिन देखिए विपक्ष इस बात का भी घेराव लगातार कर रहा है कि आप लोग सिर्फ जुमले लेकर आते हैं। महिला बिल की ही बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि महिला बिल तो ले आए, पास भी करा लिया, लेकिन लागू होगा 2047 के आसपास, तो ये तो सिर्फ जुमलेबाजी है। लगातार विपक्ष ये बात कह रहा है। अगर कोई भी लागू करता नलिनी जी, उसका एक सिस्टम होता है जी, उसके सिस्टम में पहले उसका जब तक डिलिमिटेशन नहीं होगी, जब तक उसमें आंकड़े नहीं आ जाएंगे, उसके बाद लागू किया जाएगा। और जब अभी तक तो बिल ही नहीं पास था जी, हमने पास तो किया, हम तो आज लेकर आए ना, हम वो थोड़े ही है कि नारा देते हैं लड़की उलट सकती हूँ, उत्तर प्रदेश में पंजाब में जाकर भूल जाते हैं, उत्तराखंड में जाकर भूल जाते हैं, हम वो काम नहीं करते हैं। चलिए, हम लेकर आए बिल, अब उसकी प्रक्रिया चालू होगी और उस पर हम वो जरूर देंगे। चलिए, मैं इस पर भी प्रतिक्रिया लूंगी लगातार, लेकिन एक बेहद अहम सवाल यहाँ है, क्योंकि बजट के बारे में है, तो मैं अमन जी का रुख करना चाहूंगी। अमन जी, मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल है और इस बजट में माया नगरी से क्या उम्मीदें की जा सकती हैं? ये बहुत अहम सवाल है सर, क्योंकि देखिए ट्रेड में भी मुंबई का बहुत बड़ा योगदान रहता है। अमन जी से ये भी पूछ लीजिएगा कि हमारा जो है शेयर मार्केट किस स्थान पर है वर्ल्ड में। सर शायद आपकी तरफ से ऑडियो म्यूट है, मैं गुजारिश करूंगी कि आप ऑडियो अनम्यूट करें। अमन जी, सर आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो मेरी जी सर बोलिए। हाँ, मैं कह रहा था कि जी जहाँ तक जो मुंबई का रोल है वो इंडस्ट्री का रोल रहता है। वो जो टैक्स पेमेंट करनी होती है, जो टैक्सेस के कॉर्पोरेट टैक्सेस जाते हैं, वो देखा गया है कि महाराष्ट्र से पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा देखने से आए हैं। और भी कुछ जो क्षेत्र है, कुछ और वहाँ से भी आते रहे हैं, पर महाराष्ट्र सबसे ज्यादा है। तो जैसे मैंने आपको पहले कहा, टैक्स में मेरे को कहीं कटौती होती नजर नहीं आ रही है, चाहे वो कॉर्पोरेट टैक्स हो, चाहे इंडिविजुअल टैक्स हो। जरूर एक रिवायत जो स्टैंडर्ड डिडक्शन की बढ़ाने की है,
हेल्थ केयर के अंदर हेल्थ कवरेज को जो हम देते थे उसमें भी मेरे को लग रहा है, उम्मीद है कि एक बार बढ़ोतरी हो जाएगी जो हेल्थ कवरेज में बेनिफिट मिलता है टैक्स के अंदर। इसके अलावा जो खाने पीने के ऊपर है, एजुकेशन के बच्चों के एजुकेशन के ऊपर है, कृषि के अंदर है, वहाँ पे कुछ जरूर हमें कुछ रियायतें देखने को मिलेंगी जहाँ फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स होती हैं और चीजें। बट उसके अलावा मेरे को कहीं उनका टैक्स के अंदर कुछ कटौती नजर नहीं आ रही है। और जो इंडस्ट्री होता है वो हमेशा उस चीज को देखता है कि किस तरीके का एनवायरनमेंट है, भारत सरकार किस तरीके से काम कर रही है, कहाँ पे हम उपजाऊ कर सकते हैं, कहाँ पे नहीं कर सकते। इस सरकार ने काफी हद तक एमएसएमई को देखा है, स्टार्टअप्स को देखा है, एंटरप्रेन्योरशिप को देखा है और ऐसे एनवायरनमेंट्स में है जहाँ पेमेंट हो। जैसे पिछली बार भी निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि काफी सारे जो कंपनियां हैं जो काम करती हैं सरकार के लिए, सरकारी महकमों के लिए काम करती हैं, उनके पेमेंट ड्यूज काफी अटके रहते हैं। तो उनके लिए उन्होंने लॉस को कम किया। ये भी निकाला कि इमीडिएटली 15 दिन के अंदर पेमेंट, डायरेक्ट पेमेंट उनके पास हो जानी चाहिए। तो एक ये बहुत बड़ी रिलीफ है किसी भी कॉर्पोरेट इंडस्ट्री के लिए। इस टाइप की जो रिलीफ होती है कि उनकी लिक्विडिटी मेंटेन रहे, उनके ऊपर जो कर्ज वो लेते हैं अपने काम चलाने के लिए उसका भार ज्यादा ना पड़े, उसका इंटरेस्ट की मार ना पड़े, तो वो एक जरूर है। दूसरा बैंकिंग प्रणाली की बात है। बैंकिंग प्रणाली को भारत सरकार को देखना होगा किस तरीके से वो उद्योगों के लिए, उद्योग जगत के लिए और एक आम उपभोक्ता के लिए भी जो है वो सहायक बन सके। अभी भी जो है भारत सरकार ने काफी सारी स्कीमें निकाल रखी हैं, बट वो स्कीमें एक आम आदमी तक या एक छोटे उपभोक्ता तक नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि जो बैंक मैनेजर हैं या बैंकिंग प्रणाली है वो इतनी टाइट है, उस तरीके से चलती आ रही है जहाँ पे वो बेनिफिट उनको नहीं दे पा रही है। तो इसलिए भारत सरकार को एंड माइल तक, जो पिछली बार भी उन्होंने कहा बजट के अंदर कि लास्ट माइल तक हमें पहुंचना है, उस तक पहुंचने के लिए ये देखना होगा कि जब हम जनधन अकाउंट लिए हैं, लोगों को डिमोनेटाइजेशन करके लोगों का पैसा बैंकों में लाए हैं, तो किस तरीके से बैंकों को हम जो है कारीगरों के पास, आम आदमी के पास पहुंचे ताकि अपने रुझाव के लिए, अपने काम के लिए, अपने रहन सहन के लिए, घर के लिए और चीजों के लिए वो आराम से बैंक से पैसा ले सके और आगे बढ़े। जी चलिए, हमारे साथ कांग्रेस से शिशिर जी मौजूद है। मैं गुजारिश करूंगी कि आप सभी जल्दी से कम शब्दों में अपना फाइनल कमेंट दे दे। शिशिर जी, देखिए आप लोग लगातार सत्ता पक्ष पे, सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि बेरोजगारी पे बात नहीं करती, महिलाओं की बात नहीं करती। सरकार पे इतने ज्यादा खफा क्यों हैं आप लोग? और साथ ही हर बार भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के मुद्दे को आप लोग उठाते हैं। आपकी सरकार तो 70 सालों तक रही, तो क्या तब बेरोजगारी नहीं थी? देखिए, वर्तमान की सरकार जो नलिनी जी है वो जुमलों की सरकार है, ये पूरी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है। नंबर 1। नंबर 2 की बेरोजगारी, महंगाई के अलावा एक जो सबसे बड़ा इशू है इस देश में वो कृषि का इशू है और कृषकों का इशू है। तो जब तक टेक ऑन पे सिस्टम से यहाँ पे काम नहीं होगा किसानों के बीच में, जब तक यहाँ किसानों की आय दोगुनी करने की व्यवस्था नहीं होगी, जब तक 100% FDI नहीं खोला जाएगा फूड प्रोसेसिंग यूनिट के रिगार्डिंग, तब तक किसानों का भला नहीं होगा। और हमें पता है कि ये सरकार ऐसा नहीं करने वाली है कमोबेश। तो हम लोग तो लगातार जो आम जनमानस की समस्या है, चाहे वो समस्या बेरोजगारी की हो, चाहे वो समस्या जो है वो कह लीजिए महंगाई। ठीक है सर, माफी चाहूंगी कि वक्त का अभाव है, इसलिए जल्दी से कम शब्दों में सभी को कमेंट ले लेती हूँ। अश्विनी शाही जी, आपकी सरकार किसानों के हितकारी नहीं है, आरोप लगा रहे हैं शिशिर जी। जल्दी से सर, कम शब्दों में, टाइम हो रहा है जी। हमारे किसानों के हितकारी नहीं है, नौजवानों के हितकारी नहीं है, महिलाओं की हितकारी नहीं, आरोप लगते रहते हैं। लेकिन उसका जवाब जनता, यहाँ की देवतुल्य जनता जो है हमको हर 5 साल पर केंद्र में दे रही है लगातार। कांग्रेस को उस लायक भी नहीं छोड़ रही कि लोकसभा में अपना नेता बना पाए। हर राज्यों में हमको दे रही है, लेकिन उनके लिए हम कुछ कर रहे हैं। तभी जनता का आशीर्वाद, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे के साथ हमारे पास नहीं है। चलिए सुमित जी, बहस होगा या बवाल होगा? कल वाकई कुछ मिल पाएगा जनता को, ये वापस से बहस ही जारी रहेगी? जल्दी से कम शब्दों में सर। नन्ही जी, आप लिख के रख लीजिए, कल का बजट भी जनता के हाथ में कुछ नहीं आना है, मिडिल क्लास के हाथ में कुछ नहीं आना है, केवल हम दो, हमारे दो के हाथ में चला जाएगा। तो आप कह रहे हैं कि पिछले 10 साल से कुछ भी जनता के हाथ में नहीं आया है? एक बड़ी बात कह रहे हैं सर आप। मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, आप मेरी बात को रिकॉर्ड कर लीजिए, लिख लीजिए, कल भी जनता के हाथ में कुछ नहीं लगना है। शाही जी मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। शाही जी, जल्दी से कम शब्दों में सर। देखिए, जनता के कोई हाथ कल कुछ आएगा या नहीं आएगा? देखिए, बड़ा आरोप टीएमसी के नेता ने आप पर लगा दिया है।
मैं एकदम कह रहा हूं, मैं कह तो रहा हूं कि जनता वो अभी कुछ दिन बाद अप्रैल मई में जनता ही बता देगी कि उनके हाथ क्या लगा क्या नहीं लगा। हमको हाथ कंगन को आरती का पढ़े लिखो। चलिए, तो ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर कल बजट सत्र में जनता के हाथ क्या लगेगा। क्या वाकई सत्र चल पाएगा या हंगामे के बीच सिर्फ बहस और बवाल होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। बहरहाल लोकतंत्र में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।